हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको हमारी जो मटेरियल की बुक है जो हमने आपको अपने इंस्टीट्यूट में दी है उसके जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है मटेरियल चैप्टर के कॉस्टिंग में वो पढ़ा रहा हूँ। ओके, साथ में डिस्कस करते आइए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ईओक्यू कंप्यूट करने के टाइम पे क्या चीज़ें अज्यूम होती है और क्या नहीं होती। तो ये क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ अजम्पशन नहीं है, यानी ज़्यादातर चीज़ें अजम्पशन है और जो अजम्पशन नहीं है हमको उसको टिक करना है। तो पहला पॉइंट लिखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आर नोन। ऑफ कोर्स दोस्तों, ईओक्यू निकालने के लिए ओ और सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये पता रहेगा तभी तो ईओक्यू निकलेगा। तो ये अजम्पशन है, तो इसका आंसर यस है। फिर सी पढ़ते हैं, एंटिसिपेटेड यूजेज ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स इज नोन, यानी ईओक्यू निकालने के लिए क्या हमको साल भर में कितने यूनिट रॉ मटेरियल लगेंगे ये पता होता है कि नहीं। तो बिल्कुल पता होता है, तभी ईओक्यू निकल पाता है। उसके बाद डी पॉइंट, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इमीडिएटली। मतलब क्या हमारा यह अजम्पशन है ईओक्यू निकालने के टाइम पे कि डिले नहीं लगेगा, टाइम जब भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो माल तुरंत आ जाएगा, ये भी हमारा एक अजम्पशन है। आप बोलोगे सर हम तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं पढ़े। नहीं बेटा, देखिए ईओक्यू में लीड टाइम का तो कोई रोल ही नहीं है ना। ईओक्यू के फॉर्मूले में लीड टाइम तो आता नहीं है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि एक अजम्पशन है कि मटेरियल इमीडिएटली रिसीव होता है। तो ये भी यस है। अब बचता है बी ऑप्शन, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल इज टू बी डिराइव्ड। आप बताओ दोस्तों, क्या हम लोग ईओक्यू कंप्यूट करके मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होते हैं क्या? द आंसर इज नो। हम लोग ईओक्यू इसलिए निकालते हैं ताकि हम लोग सबसे बेस्ट ऑर्डर साइज निकाल सकें जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम लगे। इसीलिए ये वाला नो है, इसलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम या दिस सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन वी क्लासिफाई इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्रिटिकलिटी फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन एंड फाइनल प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन है जिसमें हम इन्वेंट्री को इस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने में क्रिटिकल ज़्यादा है तो उसको हम लोग हाईएस्ट क्लासिफाई करें, और जिसका प्रोडक्ट में ज़्यादा यूज़ नहीं है उसको कम क्लासिफाई करें। तो एक क्लासिफिकेशन होता है, थ्योरी कंसेप्ट है, वाइटल, एसेंशियल और डिजायर्ड। इस सिस्टम में जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, जिसके ऊपर पूरे प्रोडक्ट की क्वालिटी निर्भर करती है, उसको वाइटल बोलते हैं। एसेंशियल थोड़ा थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, और डिजायर्ड लीस्ट इंपॉर्टेंट, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल रीजन फॉर मटेरियल शॉर्टेज। देखिए बेटा, नॉर्मल रीजन फॉर मटेरियल शॉर्टेज का मतलब होता है ऐसे रीजन मटेरियल के नुकसान होने के जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो अनअवॉइडेबल है। तो इस चार ऑप्शन में ना ज्यादातर ऑप्शन वैसे ही वाले दिए हैं जो अनअवॉइडेबल है। हमको ढूंढना है ऐसा जो अवॉइड कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन ये अनअवॉइडेबल है, मटेरियल इवापोरेट हो जाता है बॉयल करेंगे तो। दूसरा लिखा है स्पिलेज, तीसरा लिखा है पिल्फरेज, और आखिरी में लिखा है बल्क ब्रेकिंग। इसमें पिल्फरेज का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। पिल्फरेज का मतलब होता है थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटी। थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटी यानी हमारे यहां से कोई ना कोई मटेरियल चुरा रहा है। तो चुराने वाला जो काम है वो तो एक प्रकार से अवॉइडेबल है ना, थोड़ा सा हम लोग मेहनत करेंगे तो चोरी रोक सकते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है वो, इसीलिए पिल्फरेज नॉर्मल लॉस नहीं है, एब नॉर्मल है। स्पिलेज का मतलब होता है कि सामान पड़े 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 थोड़ा खराब हो जाना। और आखिरी में बल्क ब्रेकिंग का मतलब है कि जब हम लोग सामान एक बल्क में होता है, एक कंपाउंड फॉर्म में होता है, अगर हम लोग उसको तोड़ तोड़ के यूज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा चूरा चूरा अलग हो जाता है।
जैसे एक ईंट है, अगर उसके आप टुकड़े कर दोगे तो थोड़ा तो पाउडर अलग हो जाएगा, वो बल्क ब्रेक होने से थोड़ा सा टुकड़े निकल जाते हैं, वो टुकड़े नॉर्मल लॉस हो जाता है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। थर्ड पेज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड विद कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी इनमें से कौन से कॉस्ट को हम मटेरियल कॉस्ट में प्लस नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, रोड टैक्स और टोल टैक्स को ऐड करते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटी को भी ऐड करते हैं, जीएसटी को तब ऐड करते हैं जब उसका क्रेडिट नहीं मिलता, पर अगर क्रेडिट मिल जाएगा तो उसको नहीं ऐड करते दोस्तों। और आखिरी में ऑल ऑफ द अबव तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज कंसिडर्ड लीस्ट सुटेबल व्हेन मटेरियल आर परचेज्ड इन अनइवन लॉट साइज। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हम मटेरियल को एक जैसी लॉट साइज में नहीं खरीदते हैं, हम कभी ज्यादा और कभी कम खरीदते हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा सिस्टम है जो एकदम एब्सर्ड रिजल्ट देगा और फॉलो नहीं करना चाहिए। तो उसका आंसर है दोस्तों सिंपल एवरेज मेथड, क्योंकि सिंपल एवरेज मेथड तभी यूज करना ठीक होता है जब हम एक जैसी क्वांटिटी खरीदते हैं बार बार। अगर आप सिंपल एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं और एक बार ज्यादा खरीदोगे क्वांटिटी और एक बार कम खरीदोगे क्वांटिटी, और सपोज एग्जांपल समझिए, एक बार आपने 100 यूनिट खरीदे, रेट था 8 रुपए, और एक बार आपने 2 यूनिट खरीदे और प्राइस था 10 रुपए, तो ये जो सिंपल एवरेज है ना, ये बहुत इलॉजिकल है। ये क्या करेगा, 8 रुपए और 10 रुपए का एवरेज कर देगा 9 रुपए, जबकि सच ये नहीं है। हमने 8 रुपए में 100 यूनिट खरीदे थे भाई, और 10 रुपए में सिर्फ 2 यूनिट खरीदे थे, तो हमारा एवरेज जो है ना वो 8 के करीब आना चाहिए, पर सिंपल एवरेज आपको 9 का एवरेज बताएगा। तभी, क्योंकि सिंपल एवरेज क्या करता है, क्वांटिटी परचेस्ड को इग्नोर करता है। तो एब्सर्ड रीजन तब आएंगे, रिजल्ट्स तब आएंगे सिंपल एवरेज में जब हम लोग अलग अलग लॉट साइज में खरीदते हैं। अगर हम सेम टाइप के लॉट साइज में खरीदे ना, तो सिंपल एवरेज लॉजिकल आंसर देता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बिन कार्ड। अब आप बोलोगे सर ये बिन कार्ड क्या होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक कंटेनर है जिसमें हम लोग अपना रॉ मटेरियल डाल के रखें। इस कंटेनर के बाहर ना, इस कंटेनर के बाहर हम लोग एक पेपर अटैच करते हैं, एक स्टिकर अटैच करते हैं मान के चलिए, और उस स्टिकर में क्या क्या लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे अलग से बता रहा हूं। उस स्टिकर में हम क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास इस ड्रम के अंदर कितने रुपए का या कितनी क्वांटिटी स्टॉक ऑफ अवेलेबल है, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक इन द कंटेनर, इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए क्या है, जब भी इस ड्रम में हम माल डालेंगे ना, तो इस स्टिकर में एंट्री करनी पड़ती है कि माल डला, और इस ड्रम से अगर माल निकालेंगे तो स्टिकर के बाहर लिखना पड़ेगा कि माल निकला, और बाजू में यह भी अपडेट करना पड़ेगा कि अभी कितना है। इसको बोलते हैं बिन कार्ड। इसका नाम बिन कार्ड क्यों पड़ा, क्योंकि बिन का मतलब होता है एक प्रकार से एक कंटेनर या बॉक्स, और कार्ड मतलब उसके बाहर लगाया हुआ एक स्टिकर। इसमें हम उस डब्बे में जो भी माल डालते हैं या निकालते हैं उसकी क्वांटिटी लिखी जाती है। इसका यूज ये होता है कि आपको अगर ये पता लगाना है कि इस कंटेनर में माल कितना पड़ा है, तो आपको कंटेनर खोल के पूरा माल चेक नहीं करना है, उसके बाहर जो कार्ड लगा हुआ है उसको पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर कितना क्वांटिटी अवेलेबल है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें ज्यादातर ऑप्शन सही लिखे हैं, बस गलत वाला अपने को आइडेंटिफाई करना है। इट इज मेंटेन्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, पहला ऑप्शन लिखा है। दूसरे के ऊपर कमेंट करता हूं, पहले पे नहीं करता। ईच ट्रांजेक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड, ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन की अलग पोस्टिंग करते हैं। सी लिखा है, ईच एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, ये भी सही लिखा है, जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो अपने को एंट्री करनी पड़ेगी। तीसरा लिखा है, इट कंटेन्स ओनली क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द मटेरियल रिसीव्ड एंड इशूड, बिल्कुल ये भी सही लिखा है, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं रिकॉर्ड की जाती, सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड की जाती है। अब पहले पे आते हैं, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट दोस्तों मेंटेन नहीं करता है, जैसा कि यहां लिखा है, एक्चुअली इसको स्टोर्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। तो ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है इसको, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं मेंटेन करता।
7th क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, उसको समझा रहा हूं अभी मैं आपको 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन इस बारे में है कि अगर मटेरियल के प्राइसेस डाउन जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके मटेरियल के प्राइसेस डाउन जाते जा रहे हैं, तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा मेथड होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज कंसिडर्ड सुटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और वो क्यों है, अब मैं आपको वो समझाने के ऊपर आता हूं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक ट्रेडर हो और आपने कोई सामान कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले 10 रुपए में खरीदा था, 7 डेज पहले। फिर 6 डेज पहले आपने 9 रुपए में खरीदा था। फिर उसके बाद आपने 8 में खरीदा, उस बार 7 में खरीदा, फिर 6 में खरीदा, और अभी तक एक भी माल बेच नहीं पाए हो। तो मेरे पास 5 यूनिट पड़े हुए हैं किसी प्रोडक्ट के, एक को मैंने 10 में खरीदा, एक को 9 में, एक को 8 में, एक को 7 में, एक को 5 में, वॉट, और प्राइजेस रोज कम होते जा रहे हैं। अब अगर मेरे पास एक कस्टमर आएगा और मेरे को बोलेगा एक सामान, एक यूनिट मेरे को चाहिए, अगर मैं इस सामान को 6 रुपए की कॉस्ट मानकर उसको बेच दूं 6.5 में, तो मैं अभी तो 50 पैसा कमा लूंगा, पर मेरी पूरे मार्केट में रेपुटेशन क्या पड़ जाएगी कि मैं 6.5 रुपए में सामान बेचता हूं। और अगर मैं 6.5 में बेच दिया तो रेपुटेशन 6.5 की फैल जाएगी। तो इस माल का क्या होगा जो मैंने ऊपर के रेट में खरीदा है? इससे आप ये सीखिए कि अगर प्राइजेस डाउन जा रहे हैं तो जो आखिरी वाला प्राइस होगा, लेटेस्ट प्राइस, वो सबसे सस्ता वाला होगा। अगर मैं इसको, आखिरी परचेस को, 6 रुपए वाले परचेस को अगर 6.5 रुपए में बेचना चालू कर दिया, तो मेरा ऊपर वाला माल कोई नहीं खरीदेगा। बल्कि मेरे को अगर बिजनेस सस्टेनेबली करना है तो मेरे को अपना महंगा माल पहले बेचना पड़ेगा, और महंगा माल मेरा सबसे पुराना खरीदा हुआ है 10 रुपए का, तो मेरे को पुराना वाला माल का प्राइस को ध्यान में रखते हुए बेचना चाहिए। अब आप बताइए, हम लोग अगर पुरानी परचेस को पहले इशू कर रहे हैं या पुरानी परचेस के हिसाब से अभी प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, तो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसीलिए आप एक कंसेप्ट बनाइए, अगर आपके प्राइसेस डाउन जाते जा रहे हैं, मटेरियल जो जो आप परचेज किए उसके प्राइस डाउन जाते जा रहे हैं, तो जो पुरानी परचेज होगी वो महंगी होगी और जो लेटेस्ट परचेज होगी वो सस्ती होगी। आपको अपने कस्टमर को पहले पुराना वाला माल बेच देना चाहिए, महंगा वाला, क्योंकि आप सस्ता वाला बेच दिए तो पुराना वाला आपके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए फीफो मेथड सही है। थोड़ा सा बड़ा आंसर मैंने दिया इसका, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड विथ कॉस्ट ऑफ मटेरियल? किसको नहीं जोड़ते? मैं 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से ना 3 को जोड़ते हैं, 1 को नहीं जोड़ते हैं। तो दोस्तों मैं एक एक करके ब्रोकरेज की बात करता हूं, इसको जोड़ते हैं दोस्तों, फ्रेट को भी जोड़ते हैं, ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब रास्ते का इंश्योरेंस, उसको भी जोड़ते हैं दोस्तों। एक है डेमरेज पेड, डेमरेज पेड को नहीं जोड़ते क्योंकि वो एक प्रकार से पेनाल्टी है, और पेनाल्टी कभी भी हम लोग कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते, इसीलिए अपन उसको मटेरियल कॉस्ट में नहीं डालेंगे, वो अपन अपने कॉस्टिंग पीएल में डेबिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टोर लेजर? यानी ज्यादातर पॉइंट ट्रू है, अपने को नॉट ट्रू वाला ढूंढना है। तो पहला लिखा है, मैं सबकी रैंडम बता रहा हूं, एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, मतलब जब ट्रांजैक्शन होगा तब हम लोग एंट्री करते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तीसरा पढ़ रहा हूं, ट्रांजैक्शन में बी समराइज्ड एंड देन पोस्टेड, ये भी सही लिखा हुआ है। फिर लिखा है इट इज ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन, ये भी सही लिखा हुआ है। एक लिखा है इट इज मेंटेन्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, नहीं बेटा, ये स्टोर लेजर स्टोर डिपार्टमेंट में मेंटेन होता है, इसीलिए ना, नहीं नहीं नहीं, जस्ट माफी चाहता हूं, मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं, ये आंसर नहीं होगा इसका, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं बेटा। एक्चुअली रैंडम कमेंट कर रहा हूं, डी से शुरू कर रहा हूं, इट इज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजेक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। और जो ए लिखा है एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, ये गलत है। ट्रांजेक्शन होने के दौरान एंट्री नहीं पास होती है, ट्रांजेक्शन के बाद होती है, तो ये नो है। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही करता है, क्योंकि स्टोर लेजर बनाते ही इसीलिए ताकि कॉस्ट सही एसर्टेन हो सके और इसको
समराइज करके बाद में भी पोस्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ थोड़ा सा ग्लिच किया मैंने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा क्विकली बताऊंगा, ये हमारी क्लास में हो चुका है। रीऑर्डर लेवल पूछा गया है दोस्तों। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इस क्वेश्चन में डेटा वीक का दिया है तो मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक इनटू मैक्सिमम लीड टाइम करेंगे। रीऑर्डर लेवल फॉर कंपोनेंट ए पूछा गया है। अब ए लिमिटेड एक प्रोडक्ट बनाती है एक्स, उसके लिए कंपोनेंट यूज तो दो होते हैं ए और बी, अपन फोकस करेंगे ए पे, ठीक है। अब ए का मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक और ए का मैक्सिमम लीड टाइम चाहिए अपने को। तो ए का मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक 75 है बेटा, 75 ये। तो 75 मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक और मैक्सिमम लीड टाइम ए का 6 वीक्स है। तो 75 इंटू 6 इज 450 यूनिट्स, इसीलिए आंसर 450 ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जेआईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेटा जेआईटी का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का मतलब होता है दोस्तों कि कोई कंपनी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री गोडाउन्स में, वेयर हाउसेस में मेंटेन ही नहीं करती। वो थोड़ा रिस्क लेती है, कॉस्ट सेविंग करती है और रॉ मटेरियल का ऑर्डर उसी मोमेंट पे प्लेस करती है जब रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। जब प्रोडक्शन चालू होता है और रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो इमीडिएटली तब मटेरियल मंगाया जाता है सप्लायर से। ये सिस्टम फॉलो करने से कंपनी को होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगती, कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लगता, स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगता, कंपनी का माल वेस्ट भी नहीं होता। पर ये सिस्टम फॉलो करने के लिए कुछ प्री कंडीशंस है। पहले तो सप्लायर आपके एकदम नियर विसिनिटी पे होना चाहिए और जो रॉ मटेरियल अपने को चाहिए वो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। तो बहुत सारे मतलब फेवरेबल टर्म्स होंगे ना, तभी ये वाला सिस्टम फॉलो करना चाहिए। हालांकि ये सिस्टम रिस्की है, क्योंकि अगर आपको रॉ मटेरियल तुरंत नहीं मिला जब आपको ज़रूरत है तो आपका प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री को एक और नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड पुल सिस्टम। यानी जब डिमांड हो तब जाके रॉ मटेरियल मंगाओ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद 13th क्वेश्चन पे आते हैं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट का करेक्ट प्रोसीजर क्या है? करेक्ट मतलब जब कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं और किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं सीधा ना इसमें आपको कंसेप्ट बताते हुए सही ऑप्शन पे ले जाता हूं। सही आंसर है बी। क्यों है बता रहा हूं। मटेरियल रिक्विजिशन नोट नाम का एक सबसे पहले डॉक्यूमेंट इशू होता है। ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है? जो प्रोडक्शन वर्कर्स हैं उन लोगों को जब रॉ मटेरियल की जरूरत होती है ना, तो वो स्टोर्स में जाते हैं और स्टोर में मटेरियल मांगते हैं। अब अगर वो स्टोर में मटेरियल अवेलेबल हुआ तब तो स्टोर कीपर तुरंत इशू भी कर देगा। बट अगर नहीं हुआ तो जो स्टोर कीपर है वो एक परचेज रिक्विजिशन फॉर्म ऊपर परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है और परचेज डिपार्टमेंट आसपास के सप्लायर्स से कोटेशन मंगाता है। कोटेशन को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहते हैं दोस्तों। कोटेशन को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी कहते हैं। तो पहले मटेरियल रिक्विजिशन नोट इशू होता है, फिर एक यहां नहीं लिखा है पर मैं आपको बता रहा हूं, फिर परचेज रिक्विजिशन नोट इशू होता है। उसके बाद कोटेशन इनवाइट करते हैं। जिसका कोटेशन अच्छा लगता है परचेज ऑफिसर को, उसको वो परचेज ऑर्डर इशू करता है। परचेज ऑर्डर सप्लायर को दिया जाता है। उसके बाद वो माल तैयार करता है सप्लायर, और सप्लायर जिस दिन माल तैयार करके फैक्ट्री पे लेके आता है तो उस समय गेट एंट्री फॉर्म एक भरा जाता है, गेट एंट्री। और उसके बाद हम लोग माल की इंस्पेक्शन करते हैं। अगर उसकी क्वालिटी ठीक रहती है तो हम उस गुड्स को रिसीव कर लेते हैं। गुड्स रिसीव करने के बाद हम एक गुड्स रिसिप्ट नोट बनाते हैं, जिसको GRN गुड्स रिसिप्ट नोट भी बोला जाता है। तो ये सीक्वेंस होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो अभी अभी अपन डिस्कस किए, मटेरियल शुड ओनली बी परचेज्ड व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अभी जैसे मैं हिंदी में आपको बताया कि जब हमको प्रोडक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी
उसी समय मटेरियल को ऑर्डर किया जाता है। ये जस्ट इन इन्वेंट्री सिस्टम का फीचर है। 15th क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल फ्रेश ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक। हिंदी में मतलब हुआ कि हमारे गोडाउन में इन्वेंट्री लेवल किस लेवल पे पहुंचता है तब हम मटेरियल का न्यू ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इसको रीऑर्डर लेवल बोला जाता है दोस्तों। ये इसका फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम होता है। 16th, while calculating economic order quantity, annual requirement of raw material is represented by which? annual requirement का क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है annual demand of raw material to be consumed। ये B for Bombay, ये आंसर है दोस्तों। 17th क्वेश्चन, which of the following is not deducted from cost of the material? यानी ज्यादातर डिडक्ट होते हैं, हमको कौन सा डिडक्ट नहीं होता है वो पहचानना है। तो सब्सिडी बेटा डिडक्ट होता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव भी डिडक्ट होता है, ट्रेड डिस्काउंट भी डिडक्ट होता है, कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द डॉक्यूमेंट विच इज इशूड या विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर परचेज टू द परचेज डिपार्टमेंट फॉर परचेज ऑफ मटेरियल। यानी जब परचेज डिपार्टमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं, स्टोर कीपर रिक्वेस्ट करता है कि हमारे यहाँ मटेरियल फिनिश हो गया है, कृपया नया मटेरियल ऑर्डर कीजिए, तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है? स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को। तो उसका आंसर है परचेज रिक्विजिशन फॉर्म। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं इन चारों में एक्स्ट्रा नॉलेज। मटेरियल रिक्विजिशन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले हैं ना, जब उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को अगर मटेरियल की जरूरत पड़ती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को जब मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो वो स्टोर कीपर को ये वाला फॉर्म देते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन। परचेज ऑर्डर क्या होता है बेटा? जो हमारा परचेज मैनेजर है ना, परचेज मैनेजर, उसको जिसका कोटेशन जम जाता है वो उस सप्लायर को परचेज ऑर्डर प्लेस करता है। अब आप बोलोगे सर ये बिल ऑफ मटेरियल क्या है? बिल ऑफ मटेरियल जब हम कोई प्रोडक्ट को बनाने वाले होते हैं, बनाना शुरू करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा और कितना लगेगा, यानी एक प्रकार से डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ प्रोजेक्ट और अ टास्क और अ जॉब इज कॉल्ड बिल ऑफ मटेरियल। मैं यहां पे लिख रहा हूं डिटेल ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर ए जॉब, ये बिल ऑफ मटेरियल में लिखा जाता है। प्लीज इस बिल ऑफ मटेरियल को बिल का वो वाला इनवॉइस वाला बिल मत समझ लेना। और आखिरी में परचेज रिक्विजिशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। स्टोर कीपर परचेज डिपार्टमेंट को जब रिक्वेस्ट करता है कि आप नया माल मंगवाइए, तब परचेज रिक्विजिशन इशू होता है। सो दीज आर द एमसीक्यूज